चलिए जी, फिर आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं द परचेज कंसीडरेशन, अमलगमेशन ऑफ द कंपनीज परचेज कंसीडरेशन। लेकिन इससे पहले कि परचेज कंसीडरेशन डिस्कस करें, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हम पीछे वाले लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। अमलगमेशन ऑफ द कंपनी में हमने डिस्कस किया था कि दो टर्म्स होती हैं, एक ट्रांसफर होता है, एक ट्रांसफरी होती है। ये अपना एक तरह से पूरा बिजनेस जो है वो ट्रांसफर कर देता है यहाँ पे, तो न्यू कंपनी को, जब न्यू कंपनी को करता है, बेच देता है, ट्रांसफर कर देता है, कुछ भी कर देता है, और उसके बाद ट्रांसफर उसके बदले में उसको कंसिडरेशन देता है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन। उसी डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन को हम परचेज कंसिडरेशन बोलते थे। अब जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना अमाउंट ये पे करेगा, कैसे डिस्चार्ज करेगा, ये सारी बातें जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफर कंपनी को हमने ओल्ड कंपनी, अमलगामेटिंग कंपनी, वेंडर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी को हमने अमलगामेटेड कंपनी, वेंडिंग कंपनी, न्यू कंपनी कहा था। फिर हमने आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि ये तो कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे लिक्विडेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो एप्लीकेबल होंगी, और यहाँ पे हमारा AS 14 एप्लीकेबल होगा। तो फिर हमने बात करी थी आपसे कि जो परचेज कंसीडरेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। वन इज नेट पेमेंट मेथड एंड अनदर वन इज नेट एसेट मेथड। बस आज हमारा जो डिस्कशन है वो इसी के ऊपर होगा, परचेज कंसीडरेशन, क्योंकि कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन या कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है कि ओनली जस्ट कैलकुलेट द परचेज कंसीडरेशन, राइट। सो चलिए आज फिर हम परचेज कंसीडरेशन में ये दोनों मेथड्स को डिस्कस करके उसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो जो ब्रीफ में मैंने आपसे डिस्कस किया उसी के बेस के ऊपर हमें जो AS 14 के द्वारा इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, मीनिंग दे दिया गया है, उसकी बात करते हैं। तो कहता है परचेज कंसिडरेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स, देखिए एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड, राइट, एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। टफ लग रहा है जी कि क्या बोल दिया इसको, कोई बात नहीं, बस आपको हम सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ी देर में ही आपको ये जो इसका परचेज कंसिडरेशन का डेफिनेशन है वो आप अपने आप ही क्रिएट करना शुरू कर देंगे। दैट इज एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी इशूड एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय द ट्रांसफर। अब आपको नॉलेज है ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है और शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी क्या होते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये देखिए अब आपके सामने हमने ये क्या होती है जी, ट्रांसफर कंपनी। आपको पता है O जब होता है तो इसका मतलब है ओल्ड कंपनी, ट्रिक दिया था आपको। यहां पे E है तो इसका मतलब ये न्यू कंपनी है, ठीक है। ट्रांसफर कंपनी भी क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के मालिक। उसी तरह से ट्रांसफर कंपनी के नई कंपनी भी क्या बनेंगे, शेयर होल्डर्स बनेंगे। लेकिन यहां पे जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये जो ट्रांसफर नई कंपनी है ये पुरानी बिजनेस कंपनी को क्या करेगी, अक्वायर कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी, राइट। जब ये अक्वायर कर लेगी, इसके साथ जब ये अमलगामेट हो जाएगी तो इसके बदले में क्या दिया जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। यही बात करी हमने परचेज कंसिडरेशन। चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए ट्रांसफर कंपनी, ये अमलगामेशन, ये इसमें अमलगामेट हो रही है न्यू कंपनी में, और न्यू कंपनी इसके बदले में क्या दे रहा है, डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन, क्या, कैश और अदर एसेट्स। ये इसके बदले में किसको देगा, इसको नहीं देगा, इसके शेयर होल्डर्स को देगा। तभी ये शेयर होल्डर इसके बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मेरा शेयर होल्डर का मतलब, अब यहां पे शेयर होल्डर नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं ट्रांसफर कंपनी के मालिक को दिया जाएगा। अब जब मालिक को दिया जाएगा तो मालिक कौन होता है, मालिक कौन होता है जी, शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर में भी कौन होते हैं मालिक, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन हो गया, बड़ा मालिक। अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन सा हो गया, छोटा मालिक। मालिक चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पेमेंट तो हमें सबको देनी पड़ेगी। तो दैट इज, इसी को हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। अब आइए देखिए, एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी इशूड, लो जी, एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। लो जी, समझ आ गई कुछ बात अब आपको। बस इसी डेफिनेशन को हमने डायग्रामेटिकली जब आपको क्लियर करने की कोशिश की तो आप एकदम से ग्रेस्प कर गए कि क्या मतलब हुआ। एग्रीगेट द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी इशूड एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट, कौन कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी कर रही है।
किसको कर रही है? शेयर होल्डर, मतलब मालिक को कर रही है ना। किसके मालिक को? ट्रांसफर कंपनी के, पुराने कंपनी के जो मालिक हैं उनको पेमेंट की जाएगी, तभी वो मर्जी है उनकी, वो आपके शेयर होल्डर बने या ना बने। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं जी? परचेज कंसिडरेशन। शायद अब आपको ये बात क्लियर होगी और ये डेफिनेशन इसी डायग्राम से आपको क्लियर होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन, राइट? ओके, अब देखिए, अब हमने आपसे बात करी थी कि हम इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। ओके, देखिए दो मेथड बताया हमने। एक मेथड क्या बताया? नेट पेमेंट मेथड। ओके, तो आजकल ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो नेट पेमेंट मेथड से, क्योंकि नेट एसेट्स मेथड ES 14 में ज्यादातर जो फोकस है वो नेट पेमेंट मेथड के ऊपर है कि बिजनेस लेने के बाद उसको कैसे पेमेंट की जाएगी। ठीक है जी, तो किसको पेमेंट की जाएगी जी? मालिक को। ध्यान रखना जरा यहां पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, अब ये आपके पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपके पास क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अभी मैंने आपको बताया दोनों क्या है? मालिक। पेमेंट किसको की जाएगी? ये देखिए, मालिक को पेमेंट की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? ट्रांसफर कंपनी के द्वारा की जाएगी। किस लिए की जाएगी? डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन में कितने की पेमेंट की जाएगी वही तो हमने कैलकुलेशन करना है। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो यहां पे हमारे पास बैलेंस शीट में पेमेंट किसको की जाएगी? मालिक को की जाएगी, तभी वो बिजनेस देगा ना। ओके, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बैलेंस शीट में आपके पास मिलेंगे। ओके, जब ये आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे तो आपने क्या करना? टेक वट एवर दैट इज गिवन टू ऑनर्स। आपने जब नेट पेमेंट मेथड में परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करनी है, जो भी आप बड़े मालिक और छोटे मालिक को दे रहे हो, चाहे आप उसको कैश दे रहे हो, चाहे आप उसको शेयर्स दे रहे हो, चाहे आप उसको डिवेंचर्स दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में जब मालिक को पेमेंट की, बस ये ध्यान रखना, मालिक को पेमेंट की जाएगी। जो आप मालिक को दे रहे हो, वो जो पेमेंट आप मालिक को दे रहे हो, बस उसी को आपने इकट्ठा करना है, उसी को आप क्या कर रहे हैं? उसका एग्रीगेट करना है, और एग्रीगेट करके ही वो क्या बन गया? आपका नेट पेमेंट मेथड बन गया। बताओ जी इसमें क्या है? तो हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस इतना सा समझ लीजिएगा। तो ये बैलेंस शीट है, यहां पे क्या होते हैं जी आपके पास? ध्यान रखना, यहां पे आपकी इक्विटी होती है, यहां लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसको पेमेंट होगी? इसको। लाइबिलिटी वाले को कोई पेमेंट नहीं है। और यहां पर हमारे पास एसेट्स है, तो एसेट्स की तरफ को हमने देखना ही नहीं है, क्योंकि पेमेंट जो है किसको की जाएगी? मालिक को जाएगी। यहां से बात क्लियर होगी जी अब आपके पास? ओके, आज ये नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड में अब आप देखिए यहां पे कि ये बैलेंस शीट है और ये आपकी एसेट्स हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। ये इक्विटी है, इक्विटी को मैंने इसलिए ये एनसर्कल कर दिया क्योंकि इसकी तरफ को हम देखेंगे ही नहीं। यहां बात सिर्फ किसकी होगी? एसेट्स है, क्योंकि नेट एसेट मेथड अभी अभी हमने कई जगह नेट एसेट मेथड पढ़ा। तो यहां पे भी आपने क्या करना? जितनी भी एसेट्स हैं उसके द्वारा अक्वायर की गई, तो एसेट्स क्या लेनी है? एट मार्केट वैल्यू। लेकिन किसको? फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना है, पहले भी आपने कैलकुलेशन करी। तो एसेट्स एट मार्केटेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ये ले ली, माइनस कौन सी लाइबिलिटीज लेनी है आपने? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, ये वाली लाइबिलिटीज, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, वो आपने उसमें से माइनस कर देनी। माइनस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो परचेज करना। सबसे सिंपल को ये है। तो इसलिए अब हमने क्या किया? एसेट्स को किसके ऊपर लेना? मार्केट वैल्यू के ऊपर। लाइबिलिटीज को किसके ऊपर ले देना? मार्केट वैल्यू। एसेट में से एसेट्स कौन सी लेनी है आपने? फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ करके जो रियल एसेट्स हैं, रियल एसेट्स को लेकर के उसमें से आपने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस किया। माइनस करने के बाद जो आपके पास बचा वो क्या बन जाएगा? आपका परचेज कंसिडरेशन। तो अब आपने क्या करना है कि एग्जाम में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन विद द हेल्प ऑफ द नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जब आप एक्चुअल में जब क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपका जो पहला स्टेप होगा वो कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ही होगा, पेमेंट, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर आपकी जर्नल एंट्रीज पास होंगी, जर्नलाइजेशन इसी के बेस के ऊपर होगी। इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। और वैसे भी आपको बता दूं मैं कि जिसका परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन का जो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हो गया, तो समझ लीजिए कि 25% क्वेश्चन जो है वो उसने अब एक तरह से सॉल्व कर दिया। अब बताइए मुझे यहां पे कोई आपको परेशानी हो रही है तो, और न्यूमेरिकल आपको बता देगा कि पेमेंट मेथड लगेगा या एसेट मेथड जो है वो आपका लगेगा।
अगर मैं इन सारी कैलकुलेशंस जो आपके साथ मैंने डिस्कशन करी, इसमें से अगर मैं कुछ एक इसके जो नेगेटिव पॉइंट निकालने की कोशिश करूं, मतलब जो मैंने पॉजिटिव पॉइंट ये जो बताया क्या लेना है क्या नहीं, तो क्या नहीं लेना है, अगर द अदर साइड ऑफ द क्वाइन अगर मैं देखूं तो इसमें क्या होगा। देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ओनली पेमेंट टू ऑनर, कौन से, बड़ा मालिक छोटा मालिक, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है जी, मालिक को देनी है पेमेंट, ये गांड बांध लेना आपने ये वाली। इट मीन्स कंसिडरेशन फॉर डिवेंचर होल्डर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन। लेकिन आपने एक ध्यान रखना, इस डिवेंचर्स के साथ इस डिवेंचर्स को कंफ्यूज नहीं करना। ये जो डिवेंचर्स दिए जा रहे हैं किसको दिए जा रहे हैं, मालिक को दिए जा रहे हैं। मालिक को कैसे भी दिया जाता है, लेकिन मैं बात आप कर रहा हूं कि जो कंसिडरेशन फॉर डिवेंचर होल्डर्स है, डिवेंचर होल्डर्स को आपने नहीं देना। अगर उनको जो पेमेंट दी गई है वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, मालिक। इसलिए मैं बार बार आपको फोकस किसके ऊपर कर रहा हूं, शेयर होल्डर्स के ऊपर फोकस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया मालिक को पेमेंट है, लिया मैंने यहां पे, मालिक के अलावा कुछ नहीं लिया ना, तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। सो कंसिडरेशन फॉर डिवेंचर होल्डर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि डिवेंचर होल्डर मालिक नहीं होते, तो इसलिए मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया। अनदर वन इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और पेमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शंस आर नॉट टू बी पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। और ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने अमलगा ट्रांसफर कंपनी, जो अमलगामेटिंग कंपनी होती है, वहां पे हम लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स एप्लीकेबल होती हैं, तो जब उसको हम नहीं लेंगे। कॉस्ट ऑफ अब्जॉर्प्शंस आर नॉट टू बी द पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। बात क्लियर होगी जी। और ये कहां से निकल के आए, हमने यहीं से निकल के आए ना, देखो डायग्राम से निकल के आए। मालिक, कहीं मैंने डिवेंचर होल्डर की बात करी नहीं करी। मालिक को आप चाहे डिवेंचर नई कंपनी के डिवेंचर इशू करो, नई कंपनी के शेयर्स इशू करो, नई कंपनी के कैश दो, व्हाट एवर इज, लेकिन डिवेंचर होल्डर को आपने पेमेंट अगर की है तो उसको आपने यहां से एक्सक्लूड कर देना है। यहां तक बात क्लियर होगी जी। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड की बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं, 1 by 1 इसकी एप्लीकेशन करते हैं। ओके, तो देखिए ये अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड एंड मून लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज अंडर। देखो पार्टिकुलर्स दे रखे हैं, ये स्टार लिमिटेड है, ये मून लिमिटेड है, ठीक है जी। और ये इक्विटी शेयर्स ₹10, इक्विटी शेयर इसमें 210 है, यहां 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उसके बाद कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, सब टर्म्स अब आपको पता है, जनरल रिजर्व है, 8% डिवेंचर्स हैं, गुडविल है, फिर गुडविल इसकी है लेकिन इसमें नहीं है कि फिर आपके पास क्या है, गुडविल के बाद लैंड है, यहां नहीं है, यहां है, बिल्डिंग यहां नहीं है, यहां पे है, प्लांट है, फिक्सचर्स है, व्हीकल है, इन्वेंट्रीज है, डेटर्स है, एडवांसेस है, कैश एट बैंक है एंड क्रेडिटर्स है। और दोनों का टोटल इसमें देखिए 6 लाख और 6 लाख है, यहां 4,50,000 4,50,000 रुपीज की ये फिगर्स आपके पास दे रखी हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसमें हमने जब हम आगे बढ़े तो इसमें ऑन 1 अप्रैल 2019 सन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टार लिमिटेड है ये भी खत्म हो जाएगा, मून लिमिटेड है ये भी खत्म हो जाएगा और नया कंपनी बन जाएगी स्टार लिमिटेड। ओके, जब आपके पास ऐसी बात आ जाए तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। तो ऑन 1 अप्रैल 2019 सन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड, इसका नई कंपनी बनी सन लिमिटेड, बाय अमलगामेटिंग स्टार लिमिटेड एंड मून लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स हैं? Sun Limited to issue 60, that is 10% debentures or ₹1,000 each to debenture holders of Star Limited। क्या बताया था जी मैंने आपको? डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी तो वो आप जब परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये पार्ट नहीं होगा। नेट पेमेंट मेथड, द डिवेंचर होल्डर्स, सेकेंड है द डिवेंचर होल्डर्स ऑफ मून लिमिटेड इंसिस्टेड दैट दे शुड बी अलॉटेड इक्विटी शेयर्स इन सन लिमिटेड।
ओके। डिवेंचर होल्डर्स, दोबारा किसको पेमेंट है? डिवेंचर होल्डर्स नहीं लेंगे, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स हमारे बाहर चले गए। अकॉर्डिंगली देवर अलॉटेड 9,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच। डिवेंचर होल्डर को पेमेंट हो रही है, तो डिवेंचर होल्डर मालिक नहीं होते। उसके बाद है थर्ड पॉइंट आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ स्टार लिमिटेड insisted for allotment of 911% redeemable preference share of ₹100 each। बिल्कुल, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन हो गया जी? छोटा मालिक। आगे जी छोटे मालिक को पेमेंट, ये पार्ट, ये हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हमारा परचेज कंसिडरेशन के। द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ स्टार लिमिटेड आर टू बी अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स एट पार फॉर 7 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय देम। द शेयर्स ऑफ सन लिमिटेड आर ऑफ ₹10 ईच। लो जी, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट आ गई। जब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट आ गई तो इससे हमारे पास एक्सचेंज रेशियो की कैलकुलेशन हो जाएगी। बिल्कुल होगी, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम एक एक वर्ड यहीं से हमें एक्सचेंज रेशियो की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास छोटे मालिक, ये हमारे आगे बड़े मालिक। ओके। द शेयर ऑफ सन लिमिटेड आर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी, नई कंपनी के शेयर ही होंगे। उसके बाद हमारे पास द इक्विटी शेयर्स अलॉटेड, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ मून लिमिटेड विल गेट क्या? 6 equity shares of Sun Limited at par for 5 equity shares held by them। ओके, इसका मतलब ये मोड ऑफ पेमेंट भी हमारे पास आ गई। ए कैश पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑफ मून लिमिटेड। ओके, ये कैश पेमेंट भी दी जाएगी। सो यू आर रिक्वायर्ड टू शो परचेज कंसिडरेशन पेबल टू स्टार लिमिटेड एंड मून लिमिटेड एज पर AS 14। तो इसको मीन दिस is the question of the net payment method। ओके, तो सबसे पहले आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक है कि पहले आप ये बताइए कि यहां पे ट्रांसफर कंपनी कौन है और ट्रांसफरी कंपनी कौन है। सबसे पहले आपने चैप्टर में सबसे टॉप के ऊपर जो है, जब भी आपने सॉल्व करना है तो पहले आपने वो एक छोटा सा डायग्राम आपने जरूर बनाना है, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है ट्रांसफर और ट्रांसफरिंग कंपनी में। ठीक है जी, तो देखिए आपने सबसे पहले ये वाला जो डायग्राम है वो जरूर बनाना है। अब देखिए यहां पे मेरे पास कौन है? स्टार लिमिटेड। तो ये कंपनीज क्या होंगी? लिक्विडेट हो जाएंगी। मून लिमिटेड ये लिक्विडेट हो जाएंगी। तो मैंने क्या लिखा, ये देखो, स्टार लिमिटेड एंड मून लिमिटेड, ये डायग्राम बनाया मैंने और इसके सामने क्या लिख दिया? ट्रांसफर। आपने सिर्फ क्या करना है? यहां ऊपर ट्रांसफर लिखना, नीचे ट्रांसफरी, ट्रांसफर ट्रांसफरी, फिर ट्रांसफर। अगर दो कंपनीज हैं तो स्टार लिमिटेड एंड मून लिमिटेड आ गया। तो ये देखो मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है? ट्रांसफर कंपनी है। ओ लग गया ना, तो ओ लग गया तो मैंने क्या लिख दिया? ओल्ड कंपनी। उसके बाद ट्रांसफरी यानी कि नई कंपनी क्या उनसे बन रही है? सन लिमिटेड बन रही है। ठीक है जी, तो ये डायग्राम आपने नहीं बोलना। अगर एक कंपनी होगी तो इस कंपनी को ट्रांसफर लिख दीजिएगा और ये आपकी ट्रांसफरी कंपनी बन गई। तो ये ट्रांसफरी है तो ई है तो न्यू है, ओ है तो ट्रांसफर है तो ओ है तो ओल्ड कंपनी है। ये अब हमें यहां से पता चलेगा। ओके, तो अब हमें जो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है वो किसका करना है कि इसको कितने की पेमेंट की गई। ठीक है जी, कितने की पेमेंट जो है हमने इस जो पेमेंट है वो कितने की गई। ये देखिए डायग्राम कौन सा, ये देखो ओल्ड कंपनी, मालिक को कितने की पेमेंट की जाएगी? ओल्ड कंपनी है ना। ओके, तो बस वही तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। तो ओल्ड कंपनी कौन सी होगी जी? ये स्टार कंपनी। और दूसरी कौन सी होगी? मून लिमिटेड। और इन दोनों को डिसॉल्व करके लिक्विडेट करके कौन सी कंपनी बनेगी? न्यू कंपनी बनेगी। तो अब हम परचेज कंसिडरेशन किसका कैलकुलेट करेंगे? एक स्टार लिमिटेड का करेंगे, एक मून लिमिटेड का करेंगे कि कितने की पेमेंट हमने की है। तो अब मैंने क्वेश्चन में आपको एक तरह से बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर करके दे दिए कि ये वाला पॉइंट हमारे से रिलेटेड नहीं है, ये वाला पॉइंट हमारे से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ पॉइंट कौन से हैं? 3, 4 एंड 5 पॉइंट जो हमारे से रिलेटेड है। चलिए अब देखिए यहां पे स्टार लिमिटेड में हम क्या करेंगे? पहले पार्टिकुलर्स आ गया, ये रुपीज आ गया। तो स्टार लिमिटेड में सबसे पहले हम कौन से लिए जी? बड़े मालिक। उसके बाद हम कौन लेंगे? छोटे मालिक। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं? स्टार लिमिटेड को ढूंढते हैं यहां पे। तो स्टार लिमिटेड कहां गया? देखो जी, इक्विटी शेयर्स ये आ गया जी हमारा पहला। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ स्टार लिमिटेड इंसिस्टेड फॉर अलॉटमेंट ऑफ 911% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ₹100। तो यहां पे मेरे पास पहले कौन से आ गए? छोटे मालिक आ गए। ठीक है जी, लो जी छोटे मालिक ले लेते हैं पहले।
तो पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना 911% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितना हो गया जी 90,000। कोई दिक्कत है जी? नहीं है। बस आपको ढूंढना, अरे क्या ढूंढना, अब आपको क्लियर है कि जी किसको देना है, बड़े मालिक और छोटे मालिक को। उसके बाद हम किसको ढूंढ रहे हैं, स्टार लिमिटेड। स्टार लिमिटेड में हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये आ जाओ जी, ये लो। अब कौन से आ गए, बड़े मालिक। द इक्विटी शेयर्स ऑफ स्टार लिमिटेड आर टू बी अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स एट पार फॉर कितने 7 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाई देम। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी है यहाँ पे, ये लो जी 2,10,000 और कितने का शेयर है, 10 रुपए का शेयर। और उसको कितना दिया जाएगा, द इक्विटी शेयर ऑफ स्टार आर टू बी अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स एट पार फॉर 7 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाई देम, 10 फॉर 7। ओके, तो ये लीजिए देखो। अब क्या हो गया जी, 2,10,000 शेयर कैपिटल मैंने वहां से उठा ली, और कितने का शेयर है जी 10 रुपए का, और कितने शेयर्स दिए जाएंगे 10, कितने के बदले में 7 के बदले में, और एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी 10 रुपीज। बन गई जी रेशियो। ओके, तो 10 से 10 कट गया, 7 से 30,000, 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, लो जी 3 लाख रुपीज आ गया। तो बताओ जी, स्टार लिमिटेड के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। जब स्टार लिमिटेड के पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए, तो ये कितना हो गया जी, परचेज कंसिडरेशन 3,90,000। अब कहां चलेंगे जी, हम मून लिमिटेड में। चलिए जी मून लिमिटेड में चलते हैं। ये आ गया जी, देखो मून लिमिटेड। मून लिमिटेड में क्या कह रहा है, ये मून लिमिटेड से हमारा आ गया, द इक्विटी शेयर होल्डर मून लिमिटेड विल गेट क्या 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ सन लिमिटेड एट पार फॉर 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाई देम। तो पहले कौन से आ गया जी, बड़े मालिक। बड़े मालिक हैं तो इसकी पहले कैपिटल देखें जी कितनी है, 1,50,000। एक शेयर कितने का जी, 10 का है। अगर 10 का है तो लो जी, अब हमारे पास क्या आ गया, फॉर 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ मून लिमिटेड 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विल बी अलॉटेड। 5 की जगह कितने दिए जाएंगे, 6 दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ जी, 1,50,000 कैपिटल थी, 10 रुपए का एक शेयर था, डिवाइडेड बाई 10 हो गया, और 6 पहले कितने थे, 5 से अब कितने दे देंगे, 6 दिए जाएंगे। मेरा एक्सचेंज रेशियो बन गया, और नए शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपीज बोला है, तो 10 से 10 कट गया हमारे पास, ये फिर 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो कितना बन गया जी मेरा 1,80,000। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास और क्या आ गया जी, एक कैश पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑफ मून लिमिटेड। अच्छा, यहां कैश पेमेंट जो है वो की गई है, कोई बात नहीं है, तो कैश पेमेंट भी कर देते हैं, जैसा मैंने बोला था ना कि वट एवर इट इज। सो कैश पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर, कितने शेयर्स आए थे, 1,50,000 को 10 से डिवाइड करके कितने आते थे, 15,000। 50,000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए 30,000। ये कैश पेमेंट कर दी गई हमने इक्विटी शेयर। मालिक को लिया, डिवेंचर होल्डर्स का हमने कहीं पे भी नाम नहीं लिया, तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, 2,10,000 रुपीज। अब हमें यहाँ डिस्चार्ज और पेमेंट की बात नहीं की, कैसे कैसे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन की। अब देखिए, अब दोबारा से आप यहां आ जाइएगा, क्या बोला मैंने, नेट पेमेंट मेथड में हम क्या करेंगे, टेक वट एवर दैट इज गिवन टू ऑनर्स, चाहे वो कैश में, चाहे शेयर्स में, डिवेंचर्स में। अब यहां क्या था, कैश दिया गया और शेयर्स दिया गया, कुछ कंपनीज में शेयर्स ही दिए गए, डिवेंचर्स नहीं भी दिए गए। ठीक है, और पेमेंट किसको की गई, मालिक को। जो डिवेंचर होल्डर्स थे उसको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया कि नहीं कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। यहां तक बात क्लियर है जी। ओके, तो चलिए अब अगर ये भी क्लियर है तो दूसरा मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड मेथड है दैट इज नेट एसेट्स मेथड। चलिए क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड वाज एग्री टू बी एक्वायर्ड बाय वाई लिमिटेड। ध्यान रखिएगा पहले कौन सा है, ट्रांसफर कौन है, ट्रांसफर कौन है, ओल्ड कंपनी कौन है, न्यू कंपनी कौन है, अमलगमेटेड कंपनी कौन है, अमलगमेटेड कंपनी कौन है, कोई भी हो सकता है वहां पे। एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है, ऑन दिस डेट बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस। सबसे सिंपल होता है ना ये मेथड। तो 50,000 इक्विटी, ये पुरानी बैलेंस शीट है, नई भी हो सकता है फॉर्मेट आपको, तो आपको क्या परेशानी, आपको तो दोनों फॉर्मेट पता है। 50,000 इक्विटी शेयर और फिर 10 ईच कितने हो गए जी 5 लाख। जनरल रिजर्व कितने हैं 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना है 1,50,000। 5% डिवेंचर्स कितने हैं 1,20,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं 1,30,000। टोटल हो गया हमारा 11 लाख रुपीज। ओके, तो इससे हमने क्या खरीदा था, फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख की, करंट एसेट्स हमने 2 लाख रुपीज की, और हमारे पास आगे 11 लाख रुपीज। अब क्या हुआ जी, वाई लिमिटेड एग्री टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स एट 10% मोर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 10% ज्यादा पे हम फिक्स्ड एसेट्स, जो हमने आपको बताया था मार्केटेबल वैल्यू,
रियलाइजेबल वैल्यू, बट करंट एसेट्स वर ओनली वैल्यूड एट ₹1,50,000। तो यहां पे हमारे पास जो करंट एसेट 2 लाख रुपए की थी वो कितने में होगी, सिर्फ 1.5 लाख उसकी वैल्यू बन गई, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसकी जो कॉस्ट है वो 10% से जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड 10% इन इक्विटी शेयर्स और फिर 10 एंड बैलेंस इन कैश। लो जी, ये भी बता दिया उसने कि ये जो पेमेंट है वो कैसे करनी है आपने। सो कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड शो डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन एज वेल। ओके, तो देखिए अब सबसे पहले तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी जो है वो लिक्विडेट होगी और एक कंपनी और एक जो है वो नई कंपनी जो है वो वाई लिमिटेड जो है उसको अक्वायर कर लेगी। तो ठीक है जी, तो मैंने जैसे आपको बताया था क्या लिखेंगे जी हम, पहले ट्रांसफरर, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, ट्रांसफरी। अब मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूं। ये मैंने बॉक्स बना दिया किसका, ट्रांसफरर का। ये किसका बॉक्स बना दिया, ट्रांसफरी का। अब मेरे पास यहां पे एक ट्रांसफर कौन है, एक ही कंपनी है, और वो कौन सी कंपनी है, दैट इज एक्स लिमिटेड। और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी कंपनी है जी, दैट इज वाई लिमिटेड। लो जी, तो जब ट्रांसफर होता है तो एक्स लिमिटेड का मतलब क्या हो गया, ओल्ड कंपनी, और ये ट्रांसफरी है तो ये कंपनी कौन सी होगी, न्यू कंपनी। बोलो जी, कभी आपको कंफ्यूजन होगा तो ये ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है जी, अब आप कभी नहीं भूलोगे कि अब मैंने किसकी बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो परचेज कंसिडरेशन भी अब हमने किसका कैलकुलेट करना है, एक्स लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करनी है अब हमने। तो इसके लिए हमने क्या बोला था, जितने भी एसेट्स टेकन ओवर होती है उसमें से लाइबिलिटीज जो हैं वो माइनस कर दी जाती हैं, और जो भी आपके पास बच जाता है वो हमारे पास परचेज कंसिडरेशन होता है। और जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कैसे इसको डिस्चार्ज करना है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए जी अब हम यहीं से कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन किसकी, एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो एसेट्स टेकन ओवर, क्या बोला था जी एसेट्स को टेकन ओवर करने के लिए, ये देखिए कहता एसेट्स एक्स वाई लिमिटेड एग्री टू अक्वायर द फिक्स एसेट्स एट 10% मोर देन द बुक वैल्यू। तो फिक्स एसेट्स की जो बुक वैल्यू है कितनी है, 9 लाख रुपीज है। 10% से बढ़ गया तो मैंने क्या किया, 9 लाख इंटू, क्योंकि 100% है तो 110 कर दिया मैंने 10%। ये आपकी मर्जी है, देखिए 9 लाख को अगर मैं 10% से भी बढ़ाऊं तो भी मेरा 90,000 बन रहा है, तो भी कितना 9,90,000 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैंने भी उसको 9,90,000 से कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद उसने बोला बट द करंट एसेट्स वर वैल्यूड एट ₹1,50,000। ठीक है जी, तो करंट एसेट्स मैंने कितने पे वैल्यू कर दी, 1,50,000 पे वैल्यू कर दी। ओके, तो फिक्टिशियस एसेट्स हमारे पास है ही नहीं यहां पे, अगर होती तो हम वैसे भी नहीं लेते आपको। और इसलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया कि आप, हमारा कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ना कि नेट एसेट्स जो हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और गुडविल में डिटेल में पढ़ रखा है। अच्छा, उसके बाद है लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज आई थी मैंने, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में कौन सा है, देखो जनरल रिजर्व किसका पैसा होता है जी, शेयर होल्डर का, मालिक का पैसा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस किसका पैसा होता है सर, मालिक का पैसा होता है। तो यहां मेरी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज कौन सी है, 5% डिवेंचर्स हैं। तो डिवेंचर्स को कितना दिया मैंने, 1,20,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितना दिया मैंने, 1,30,000। तो 5% डिवेंचर्स आउटसाइड लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी। तो इन दोनों को मैंने 11,40,000 में से अगर मैं 2,50,000 जो है वो माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बच गया है, मेरे पास बचता है 8,90,000 रुपीज। ये मेरा क्या बन गया जी, परचेज कंसिडरेशन। अब इसमें साथ में उसने ये भी बता दिया आपको कि इसको डिस्चार्ज कैसे करना है। ये देखिए आपको बोला है द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड 10% इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एंड बैलेंस इन कैश। तो बैलेंस बोला ना कैश में, तो सबसे पहले हम किसको देंगे जी, सॉरी ये हमारे पास 10% नहीं है, पेड 50% है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एंड बैलेंस इन कैश है। तो इन कैश कितना बोला जी, 50% ऑफ 8,90,000। 8,90,000 का मतलब परचेज कंसिडरेशन, तो परचेज कंसिडरेशन का 50% कितना हो गया, 4,45,000। ठीक है, अच्छा इक्विटी शेयर्स सबसे पहले हम किसको देंगे, इक्विटी शेयर्स को। तो इसके कितने शेयर्स बने, 4,45,000 डिवाइडेड बाई 10, कितने शेयर बने, 44,500। और उनको पेमेंट नई कंपनी के शेयर्स कितने देने, एट द रेट ऑफ ₹10। लो जी 4,45,000, और जो बाकी बच गया वो कैश में देना है आपने।
हमने उसको कैश में दे दिया। तो पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। लो जी, ये जो 8,90,000 है वो डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन है। मुझे लगता है कि अब वो टर्म भी अब आपको समझ आ गई होगी कि इसका मतलब क्या होता है। और ये देखो 8,90,000 यानी कि 8,90,000 की जो हमने परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करी वो शेयर होल्डर्स में बांटी जाएगी। तो किस फॉर्म में बांटी जाएगी, कितने शेयर्स दिए जाएंगे, कितने प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे, कितने डिवेंचर्स दिए जाएंगे, कितना कैश दिया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड आ गया जी, दैट वाज टू बी नोन हियर एज नेट एसेट मेथड। ठीक है जी, ये हमारा कौन सा था जी, नेट एसेट मेथड हो गया हमारे पास। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको यहां से ये बातें क्लियर होंगी। देखिए, ट्रांसफरी कंपनी, अब आज ये डेफिनेशन में क्या कहता है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो डिस्चार्ज, कैश और अदर एसेट्स बाय द ट्रांसफरी, ये देखो ट्रांसफर कंपनी, टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। देखो ये डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन अभी आपको मैंने बताया कि कुछ कैश में दिया, कुछ शेयर्स में दिया, और कितना अमाउंट दिया जाएगा वो हमने कैलकुलेशन करी। किसकी कैलकुलेशन करी, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करी। तो उसी को तो हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो ये जो नई कंपनी पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, इनको कंपनी को एक्वायर करने के लिए मालिक को कितना पैसा जो है वो दे रही है, पैसा दे रही है, शेयर्स दे रही है, डिबेंचर्स दे रही है, जो भी दे रही है, क्योंकि भाई इसने ये बिजनेस अब इसका हो जाएगा। जब इसका हो जाएगा तो मालिक को क्या दिया जाएगा। अब अगर मालिक बोलता है कि मैंने इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनना है, तो क्या दे दिया जाएगा, कैश दे दिया जाएगा, जाओ। अगर वो बोलता है कि नहीं जी मैंने तो इस कंपनी के शेयर होल्डर बनना है, तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन चलेंगी ना। अगर मान लो यहां 10 रुपए का शेयर, ये बोलता है नहीं मैं 50 का शेयर दूंगा, तो क्या होगा, ये शेयर होल्डर अब इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। बात समझ आ रही है ना जी। उसके बाद ये बोलता है कि नहीं जी मुझे शेयर नहीं चाहिए, मुझे डिवेंचर दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, आपको पेमेंट हम डिवेंचर फॉर्म में कर देंगे। तो ये अब नई कंपनी का वो क्या बन जाएगा, डिवेंचर होल्डर बन जाएगा, जिस भी फॉर्म में है। तभी तो हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, उसी को हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। और यही हमारा परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन के मेथड्स थे, नेट पेमेंट मेथड एंड नेट एसेट मेथड। तो यहां पे क्या था, नेट पेमेंट मेथड में मालिक को पेमेंट की, वट एवर दैट इज गिवन टू ऑनर्स, कैश है, शेयर्स है, डिवेंचर्स है। और नेट एसेट मेथड में हमने इसकी तरफ को टच भी नहीं किया, सिर्फ लाइबिलिटी और एसेट्स को देखा। एसेट्स में मैंने बता दिया मार्केटेबल वैल्यू, अब आपको समझ आ गई। और लाइबिलिटीज भी हम किसके ऊपर करेंगे, मार्केटेबल वैल्यू, पेबल वैल्यू के ऊपर। और उसी यही हमने फॉर्मूला फॉलो किया, एसेट्स एट मार्केट वैल्यू एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और बाकी हमारे पास क्या बन गया, परचेज कंसिडरेशन। तो आई होप कि अब आप amalgamation of companies में now you are in a position that how the purchase consideration is to be calculated, which is the important part or the backbone of the question of the amalgamation before moving for the accounting treatment in the amalgamation. First of all you have to calculate the purchase consideration, which would be the smallest part of the numerical. तो आई होप कि अब आप क्या करेंगे कि जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में जो जहां जहां भी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हुआ है, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके आप लर्न करेंगे। और जहां पे आपको डाउट होगा, आप दोबारा से जो है वो वीडियोस देख करके आप इसमें मास्टरी कर लेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि आप अब अमलगमेशन ऑफ कंपनीज जो है अब आपको समझ आना शुरू हो गया है, क्योंकि आप बैकग्राउंड आपको क्लियर है, मीनिंग आपको क्लियर है, अमलगमेशन वर्ड आपको क्लियर है, और अब हम परचेज कंसिडरेशन वर्ड भी आपको क्लियर है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आपको अकाउंटिंग की तरफ को लेके जा रहे हैं।